हर साल फेब में बजट आता है, लेकिन उसमें हर साल गवर्नमेंट आरबीआई से लोन क्यों लेती है, जबकि आरबीआई गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। यानी इनडायरेक्टली नोट छापने की मशीन गवर्नमेंट के पास ही है। तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी क्यों नहीं छाप देती है और गरीबों में क्यों नहीं बांट देती है, जिससे गरीबी दूर की जा सके। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से गरीबी दूर की जा सकती है? और ये पैसे या मनी है क्या जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं? और मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग व्यापार करते थे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए। जैसे एक लड़का है राम जिसके पास 5 लीटर दूध है और उसकी पड़ोसी है एक लड़की सीता जिसके पास 10 केजी गेहूं है। अब अगर राम को गेहूं और सीता को दूध की जरूरत है तो वो दोनों एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए अदला बदली कर लेंगे, वो भी बिना किसी करेंसी या पैसों के माध्यम से। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर राम को दूध के बदले गेहूं नहीं चाहिए हो तो, यानी कि उसे अपनी जरूरत की कोई और चीज चाहिए हो तो, जैसे टमाटर, तो तब ये सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, यानी कि दोनों पक्षों को अपने अपने जरूरत का सामान मिल रहा हो। लेकिन अब अगर राम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जाए जिसको टमाटर के बदले दूध चाहिए हो तो उसके ट्रेवल की कॉस्ट बढ़ जाएगी और हो सकता है कि इस सब में इतना टाइम लग जाए कि उसका दूध ही खराब हो जाए। इसलिए पैसे या मनी का आविष्कार हुआ ताकि राम अपना दूध बेचकर पैसे अर्न कर सके और उसे जो भी चाहिए हो वो उन पैसों से अपनी जरूरत की चीज खरीद सके। यानी मनी और कुछ भी नहीं, वस्तुओं के विनिमय या अदला बदली का एक माध्यम है, या इसे हम बोल सकते हैं कि मनी इज इक्वल टू वैल्यू। अब मनी कई टाइप का हो सकता है, जैसे कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, टोकन या पेपर मनी। मनी या पैसे एक्सचेंज का माध्यम तो है ही, लेकिन साथ ही राम अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदने के बाद बचे हुए पैसों को स्टोर कर सकता है या सेव कर सकता है। लेकिन अपने जरूरत के दूध को यूज करने के बाद बचे हुए दूध को वो स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। और आज के टाइम तो मनी को कुछ सेकेंड्स में पेमेंट कंपनियों के द्वारा अपने दोस्तों या परिवार वालों को भेज सकते हैं। और वैल्यू या वस्तुओं को मनी के जरिए मेजर भी किया जा सकता है। तो देखा अपनी मनी के कितने कार्य होते हैं। बाय द वे, बार्टर सिस्टम सबसे पहले मेसोपोटामियन ट्राइब्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आप सभी ने 100 रुपए के नोट पर दिए गए इस वचन को जरूर पढ़ा होगा कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। इंडियन करेंसी के हर नोट पर ऐसा ही प्रिंट होता है और उसके नीचे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है और ये हमारी नेशनल करेंसी यानी इंडियन रुपी से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है और ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मेंबर है। आरबीआई की स्थापना 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझावों के आधार पर की गई। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्टैब्लिश किया गया और 1949 में इसका कंप्लीटली नेशनलाइजेशन किया गया। कॉइन के सर्कुलेशन की जिम्मेदारी आरबीआई की है, लेकिन उनके मिंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। जी हाँ, कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों के मिंट की जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की होती है। इसके अलावा आरबीआई की जो यूनिट नोट प्रिंटिंग का काम करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकती है। अगर उसे इससे बड़े डिमोनेटाइजेशन के नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करना होगा और नोट प्रिंटिंग के लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जो महाराष्ट्र के नासिक, एमपी के देवास, कर्नाटका के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सालबोनी में स्थित है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अधिकतम 1,000 रुपए तक का सिक्का जारी किया जा सकता है। सिक्के मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में ढाले या बनाए जाते हैं। आरबीआई एक वार्षिक मांग या एनुअल इंडेंट सरकार को देता है, जिसके अनुसार सरकार सिक्के ढालती है। अब मार्केट में ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी भी चीज का प्राइस कितना होगा? मान लीजिए आपके पास एक फ्रीज है जिसे आप 50,000 में बेचना चाहते हैं और उसे खरीदने के लिए आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उस फ्रीज का प्राइस बढ़ाकर 60,000 कर देंगे। अगर फिर भी आपके पास 10 व्यक्ति उसे उस प्राइस में लेने के लिए रेडी है
तो आप उसका प्राइस एटलीस्ट तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि कोई एक व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि फ्रीज तो केवल एक ही है और इसी तरह पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स का प्राइस डिसाइड होता है और इसे ही डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। अब आप एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ आलू का रेट कम है और कैप्सिकम का रेट ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि कैप्सिकम दिखने में ज्यादा अच्छी है, इसका सिंपल मतलब है कि कैप्सिकम की जितनी डिमांड है उस अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई नहीं है, इसलिए वो महंगी है। मतलब अगर गवर्नमेंट अचानक एक दिन अनलिमिटेड मनी छाप कर सभी लोगों में बांट दे तो क्या सब लोग कैप्सिकम खरीद सकेंगे? नहीं, क्योंकि होगा ये, सब कैप्सिकम खरीदने पहुंच तो जाएंगे लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसका प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा पैसा छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है, असली फायदा तो तब होगा जब रिसोर्सेज और सर्विसेज बढ़ेगी। यानी कि हमें सब लोगों तक कैप्सिकम पहुंचाने के लिए ज्यादा नोट छापने की नहीं बल्कि ज्यादा कैप्सिकम प्रोड्यूस करने की जरूरत है, तो इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।